बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम PT 365 की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे अपडेटेड मटेरियल आते हैं, जिसके 2 पार्ट आते हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और हमारा सेकेंड पार्ट चल रहा था, उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत हमारे लिए वाइटल पार्ट है ये पढ़ना, राइट। बहुत इसेंशियल है इसको पढ़ना, छोड़कर जाने का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्यों छोड़कर जाएंगे, अब तक इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी और करेंगे। साइंस एंड टेक को भी आज पढ़ ही लेंगे। तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, साइंस एंड टेक में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं IT एंड कंप्यूटर को लेकर क्या क्या चर्चा रही, क्या क्या न्यूज़ रही। तो IT एंड कंप्यूटर में सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो है भारत 6G मिशन, ठीक है। 5G चल रहा था बहुत दिनों से, 5G की बात हो रही थी, लेकिन 5G तो आ चुका, हम सब यूज़ भी करने लगे। अब बात आती है कि भाई इतने पे ही नहीं रुकना, हमें रुकना तो है ही नहीं, हमें तो तरक्की करते ही जाना है। तो 5G आ गया तो क्या हुआ, हम 6G लेकर आएंगे। तो 6G जो है अब आया है चर्चा में। क्यों? क्योंकि हुआ ये है कि इंडिया ने अभी भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया है। अब हमारी नज़रें हैं कि हम 2030 तक 6G सर्विसेज को ले आएंगे, ठीक है। 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को लॉन्च करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, टेस्ट बेड तो ऑलरेडी लॉन्च कर ही दिया है कि अब रिसर्च डेवलपमेंट हम कर सकते हैं 6G में। और उसके बाद में हमारी उम्मीद है कि हम 2030 तक 6G को यूज़ कर रहे होंगे। अब 6G क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या है 6G, तो चलो इसको भी जानते हैं। 6G नेटवर्क है जो कि 5G से ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। 5G से ज़्यादा अच्छी हमारे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जिसमें स्पीड कितनी है, स्पीड है 1 Tbps, ठीक है। 1 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड हमें मिलेगी और जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी इसमें रहेगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी रहेगी। अब लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आपने क्या किया, कोई मैसेज किया किसी को व्हाट्सएप पे, आपने अभी मैसेज किया तो मैसेज कितने टाइम बाद दूसरे तक पहुंच रहा है, कितने मिली सेकेंड लग रहे हैं दूसरे तक पहुंचने में, राइट। तो जो एक टाइम पीरियड लगता है, एक जगह पर मैसेज दिया गया है, सेंड हुआ है और दूसरे तक रिसीव होने में जितना टाइम पीरियड लगता है, दैट इज लेटेंसी। तो अभी लेटेंसी जो है वो अल्ट्रा लो हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगी लेटेंसी, अगर हम क्या करते हैं 6G का यूज़ करते हैं, राइट। स्पीड बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ओके, साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसके बेस्ड कई सारे हमें सल्यूशंस मिलेंगे, मशीन लर्निंग को और ज़्यादा ये अच्छा कर पाएगा। साथ ही साथ में जो कनेक्टिविटी की नीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी एक्सट्रीम वे में ये पूरी कर पाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी इशूज़ है उसको सॉल्व करके अच्छे से अच्छी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर पाएगा। अच्छा, 6G की कुछ फीचर्स को देखते हैं। अल्ट्रा हाई प्रिसीजन है, अल्ट्रा है सब कुछ इसमें, अल्ट्रा हाई है तो अल्ट्रा हाई प्रिसीजन है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस रहेगी, अल्ट्रा हाई इंटेलिजेंसी भी 6G में मिलेगी, मासिव कनेक्टिविटी मिलेगी, बहुत ही कम एनर्जी और कॉस्ट को ये कंज्यूम करेगा और अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ मिलेगा। ओके, 6G तो जान लिया, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी हम 5G यूज़ कर रहे हैं तो ये भी बुरा नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है 5G को यूज़ करते हुए, लेकिन 5G और 6G में क्या डिफरेंस है, चलो इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड्स की। तो 5G जो है इसको लो बैंड और हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज मिली हुई हैं। 6G जो है वो 95 गीगाहर्ट्ज़ टू 3 टेराहर्ट्ज़ तक जो है फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। डेटा रेट की बात करें तो 1 GB पर सेकेंड टू 20 GB पर सेकेंड जो है ये हम 5G में डेटा रेट को हमें मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 6G की तो यहाँ पर 1 Tbps में जाएगा, मतलब कि 5G में जो स्पीड हमें मिल रही है उसका 100 गुना ज़्यादा तेज़ हमें मिलेगी 6G में स्पीड, 1-2 नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा। तो समझ सकते हो आप कितनी ज़्यादा स्पीड हमें मिलने वाली है 6G में। लेटेंसी अभी हम बात करें 5G का, अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी मैसेज भेजते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए, तो जो मैसेज हम भेज रहे हैं किसी और पर्सन को पहुँचने में कितनी देर लगती है 5G में, 5 मिली सेकेंड्स। वहीं पर अगर हम 6G की बात करें तो ये मैसेज पहुंचने में जो देर लगती है वो कितनी लगेगी, 1 मिली सेकेंड से भी कम,
राइट। तो कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करें तो 5G में ट्रैफिक कैपेसिटी है 10 MB/s, ठीक है। यहीं पर 6G की बात करें तो 1 to 10 GB/s का ट्रैफिक कैपेसिटी इसकी रहेगी। ग्लोबल सिनारियो क्या है 6G को लेकर, तो साउथ कोरिया जो है उसने तो 6G R&D प्लान ले ही आया है, ठीक है, जो कि फर्स्ट फेज़ में रहेगा 2025 तक। ये अपना जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है 6G में वो ऑलरेडी कर लेंगे, ठीक है। यूरोपियन 6G विजन जो है उसने की फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है 6G के, ठीक है। तो यूरोप में भी काम चल रहा है, साउथ कोरिया में भी काम चल रहा है, देश के कोने कोने में, और देश क्या साथ ही साथ में पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में 6G को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम भी अपना विजन लेकर आए हैं 6G का, ठीक है। तो ये हमारा जो विजन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत 6G विजन। क्या है ये, किसने तैयार किया है, चलो ये जानते हैं। इसको तैयार किया गया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G, ठीक है, जिसको 2021 में बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसके अंडर बना है इनोवेशन ग्रुप, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G, जिसने बनाया है भारत 6G विजन, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप जो है इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तो इसमें मेंबर्स है अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से, अकेडमिया से, इंडस्ट्री से, और अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब इसमें मेंबर्स हैं। ओके, भारत 6G मिशन जो है इसको 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। एक फर्स्ट फेज़ है, दूसरा फेज़ आपका रहता है, इसमें 2 फेज़ है। एक तो रहेगा 2023 से 25 तक, और उसके बाद में दूसरा फेज़ हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम 2025 टू 2030। ओके, एक अपेक्स बॉडी को भी बनाया गया है जो कि मिशन को देखेगा कि भाई मिशन ठीक से चल रहा है, अपनी ट्रैक पर है कि नहीं है, जो पैसा लगाया जा रहा है वो सही जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर नहीं, एक्सपर्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कौन करेगा, एक अपेक्स बॉडी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। फेज वाइज इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। की फोकस क्या है हमारा, की फोकस है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाएं, जैसे कि टेराहर्ट्ज़ कम्युनिकेशन को बनाएं, रेडियो इंटरफेसेस बनाएं, टैक्टाइल इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कनेक्टेड इंटेलिजेंसी, या फिर नए इनकोडिंग मेथड्स को हम बनाएंगे जो कि 6G डिवाइसेस में काम कर पाएगी। अब पिलर्स क्या है, हम जो 6G विजन लेकर आए हैं अपना, तो इसके क्या पिलर्स हैं। पिलर्स की बात करें तो मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इसमें हम करेंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे डिवाइसेस और सिस्टम्स की जो कि 6G को चला पाएगा। आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम स्पेक्ट्रम का, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, जिसके लिए पैसा चाहिए तो पैसा भी लेकर आएंगे। फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर ये 6G है जो कि हम अप्लाई कर पाएंगे, तो हम हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। रोबोट्स अभी तक क्या होता है, सर्जरी करनी है तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि सर्जरी कौन करेगा, रोबोट्स करेंगे, रोबोट्स की हेल्प से सर्जरी हो पाएगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो पाएगा, ऑटोमेटेड लैब्स बन जाएंगी, पैथोलॉजी बन जाएंगी, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। ई एजुकेशन के सेक्टर में डिजिटल स्कूल्स बनेंगे, स्मार्ट क्लासेस लगेंगे, रियल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन भी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स इंजन, ये सारी चीज़ों में हम यूज़ कर पाएंगे 6G का। एंटरटेनमेंट की बात करें अगर हम, तो मेटावर्स एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है, रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, टेली ऑपरेटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इंटेलिजेंट बॉट्स भी हमें मिल पाएंगे। तो ये सब जो है ये 6G पॉसिबल करके दिखाएगा। ओके, रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर जो है वो बन पाया है। कहाँ बना है, दिल्ली में बना है। ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड ईरान इनको सर्व करेगा, और बना कहाँ है, हमारे दिल्ली में बना है। इंडिया ने साइन किया है कि ये एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट को साइन किया है ITU के साथ में, जिससे कि एरिया ऑफिस बन सके हमारी दिल्ली में, और ये बन भी गया है। ये इससे होगा क्या, अब ये हमने बना दिया दिल्ली में, तो इससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन बैठेगा, अलग अलग नेशंस के बीच में हम कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी इस रीजन में हो पाएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है वो होगी 2024 के अक्टूबर में, वो भी कहाँ पर होगी, दिल्ली में होगी।
ITU की बात करते हैं तो इसको हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये UN की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1865 में बनी थी। क्या करना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या हम इसके मेंबर हैं? हाँ जी, हम इसके मेंबर हैं। टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल क्वांटम मिशन। अब ये क्यों है चर्चा में? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हमारी कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूवल मिल चुका है जिसमें टोटल 6000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ओके, अब ये जो मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, ये क्या है? चलो इसको समझते हैं। क्या एम है? कुछ एम तो होगा ना, बिना किसी एम के तो कोई काम होता ही नहीं। अगर हम खाना भी खाते हैं ना तो हमारा एम है भाई भूख मिटानी है कि बहुत टेस्टी खाना, तो हमें इसको टेस्ट करना है। कुछ ना कुछ एम तो होती है ना, तभी हम खाना खा रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें हमारा कुछ एम ना हो। तो फिर ये मिशन जिसमें 6000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे और बिना एम के करते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या एम है ये नेशनल क्वांटम मिशन की? इसमें हम साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं और ज़्यादा हम एक बूस्ट देने वाले हैं। वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाएंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, वो ही इसको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएगी। 2023 से 2031 तक का ये मिशन रहेगा। कुछ टारगेट्स हैं। क्या टारगेट्स हैं? कि हम इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करेंगे जिसके 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स बनेंगे अगले आने वाले 8 सालों में। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हो पाएगी ग्राउंड स्टेशन के बीच में, जिनकी रेंज रहेगी 2000 किलोमीटर्स की, ठीक है, जो कि इंडिया में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज में भी हो। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी 2000 किलोमीटर्स तक का हम सेट करने वाले हैं। एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ पर ये जो क्वांटम है इसका हम यूज़ कर पाएंगे? तो मैग्नेटोमीटर्स जिसमें हाई सेंसिटिविटी है एटॉमिक सिस्टम में, उसमें हम यूज़ कर पाएंगे। एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ कर पाएंगे। डिज़ाइन एंड सिंथेसिस जो क्वांटम मटेरियल की, उसमें यूज़ हो पाएगा। सिंगल फोटोन सोर्सेज डिटेक्टर्स जो हैं, फोटोन सोर्सेज हैं क्वांटम कम्युनिकेशन की, मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस की, वहाँ पर भी ये यूज़ हो पाएगा। क्या थीम्स हैं? तो 4 थीमेटिक हब्स हमने बनाए हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, ये चारों एरियाज में ही इस मिशन में काम होगा। क्वांटम कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक हाईली सिक्योर्ड लिंक को डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट इसका हो पाया है कि बहुत ही सिक्योर लिंक हमने डेवलप कर पाई है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है? क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जिसमें जो है क्वांटम फिजिक्स के लॉज का यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो कम्युनिकेशन होता है, कई बार हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो हुआ तो 2 लोगों ने बात की लेकिन किसी तीसरे को पता चल गई, तो ऐसा ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडिया में अगर एक देश को चलाना है तो कई बार कई ऐसे सीक्रेट हमारे मिशन रहते हैं, कई बार कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, राइट। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है इसको शेयर करने के लिए कोई थ्रेट ना रहे, कहीं पर भी लीकेज ना हो जाए इन्फॉर्मेशन का, इसके लिए हमें कोई सिक्योर वे तो चाहिए ना कम्युनिकेशन की। तो वो सिक्योर वे हमारा क्वांटम रहता है। वो इस तरीके से कोडिंग उसमें होती है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो 2 लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन होनी है, सिर्फ उन्हीं के बारे में उन्हीं को ही पता होगी, उन्हीं के बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाएगी। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए हम लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं और उसको ही हम क्वांटम कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो ट्रेडिशनली क्या होता है कि की बनती है, उसको इनकोड डिकोड किया जाता है, लेकिन ये भी सिक्योर नहीं रह गया, इसीलिए हम क्वांटम का अब यूज़ करते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में डेटा को हम क्यूबिट्स के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम क्यूबिट क्या है? तो क्यूबिट क्या है? ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट के फोटोन्स होते हैं, ठीक है, सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं। मतलब क्या? ये मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन इसमें होता है 0 to 1। अगर कोई हैकर ट्राई करता है, अगर रास्ते में कोई मैसेज जा रहा है, बीच में कोई हैकर उसको ट्राई करता है कि वो पढ़ ले उसको, तो ये सुपर फ्रेजाइल क्वांटम स्टेट है, ये कोलैप्स हो जाएगी 1 और 0 में, तो हैकर जो है उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है।
रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो गूगल ने क्लेम किया है कि वो एक ब्रेक थ्रो उसने कर पाया है क्वांटम एरर करेक्शन में। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मैनिपुलेट करते हैं क्वांटम बिट्स को, जिसको हम क्यूबिट भी बोलते हैं। लेकिन क्यूबिट इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अगर कोई भी स्ट्री लाइट भी उन पर पड़ गई तो वो उसमें एरर दिखने लगेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं, वहीं पर जो लिंक है वो टूट जाती है। तो इसी में गूगल ने कुछ काम करा है। नेक्स्ट है कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और न्यूज़। ठीक है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ये क्या है, क्यों है न्यूज़ में? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेशनल ब्लॉकचेन सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को बना रहे हैं। ये पार्ट है हमारा, जो हम वेब 3 को रियलाइज कर रहे हैं, उसमें जो एफर्ट कर रहे हैं उसी का ये पार्ट है। ठीक है, जिसमें ब्लॉकचेन काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है। ये क्या करेगा, स्मूथ इंटीग्रेशन कर पाएगा ब्लॉकचेन एज ए सर्विस का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ब्लॉकचेन एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। इसमें सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं ब्लॉकचेन सर्विसेज का यूज़ कर पाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने में, अपने ऐप्स को बनाने में, या फिर अपने जो फंक्शन हैं उनको करने में। ठीक है, अब ये वाइडर एडॉप्शन दे पाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कम हो जाता है, सिक्योरिटी भी बनी रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो सेबी ने एक फ्रेमवर्क निकाला है जो कि अडॉप्ट करेगा क्लाउड सर्विसेज को। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो है क्लाउड सर्विसेज को अडॉप्ट कर पाएंगे, किस तरीके से करेंगे इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है सेबी ने। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी होना, ठीक है, इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट की हेल्प से हम कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी करते हैं यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। अलग अलग तरीके के होते हैं। पब्लिक क्लाउड, जिसको थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज ने ओन किया होता है, वही इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि कोई सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ओन कर रखा है, ऑपरेट करा है। हाइब्रिड में दोनों लोग, प्राइवेट और पब्लिक, मिलकर ओन एंड ऑपरेट करते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट होता है, इनोवेटिव होता है, फ्लेक्सिबल रिसोर्स है और इकोनॉमी ऑफ स्केल को भी रखता है। मतलब क्या कि जितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं और जो पे कर रहे हैं वो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पे कर दे रहे हैं और उसका जो हमें आउटकम मिल रहा है वो कम है, ऐसा नहीं होता। कॉमन मॉडल्स क्या है क्लाउड सर्विसेज के? IaaS, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022, तो रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? रिपोर्ट को रिलीज़ किया है सर्टिन ने, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, अब रिपोर्ट आती है तो क्या होता है, कुछ हाईलाइट भी आते हैं, कुछ आउटकम भी आते हैं। तो हाँ, आते हैं। तो इसमें क्या आई है, तो रैनसमवेयर इंसिडेंट्स जो हैं वो 53% से बढ़े हैं भाई, कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। राइट, जो लॉकबिट है, लॉकबिट बहुत ही ज़्यादा प्रीवेलेंट रैनसमवेयर इंडिया में मिला। उसके बाद में मैकोप है और उसके बाद में डीजेव्यू स्टॉप रैनसमवेयर है। ठीक है, नई वेरिएंट्स कौन सी हैं? वाइस सोसाइटी एंड ब्लू स्काई, जिसको 2022 में नोटिस किया गया है। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर जो हैं वो उन पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है रैनसमवेयर का। उसके बाद में फाइनेंस और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रैनसमवेयर एज अ सर्विस इकोसिस्टम बहुत ही प्रोमिनेंट बन गया। अब ये रैनसमवेयर है क्या? तो ये एक मॉलवेयर होता है जो कि किसी भी सिस्टम का एक्सेस जिसको मिल जाता है और लोगों के लिए वो अनयूजेबल बना देता है। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा इसमें मांगा जाता है। लॉकबिट अभी आया, हमने देखा था, चर्चा में है। तो लॉकबिट जो है वो मैक डिवाइसेस को टारगेट करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, ऐसा ये स्पेशली जो आपके एप्पल के कंप्यूटर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। ये इसको डिज़ाइन किया गया है कि विक्टिम्स सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट कर सकें और जो इनक्रिप्ट कर सकें इंपॉर्टेंट फाइल्स को। इसको ABCD वायरस भी बोल रहे हैं क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन जो यूज़ हो रहा है इनक्रिप्टिंग विक्टिम्स फाइल्स में वो ABCD ही लिख कर आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे PPT, अगर हम बनाते हैं, कोई स्लाइड शो बना रहे हैं तो PPT लिख कर आता है फाइल के नेम के आगे। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो फाइल है वो इनक्रिप्ट हो जा रही है तो उसके आगे आ रहा है .abcd, इसीलिए इसको ABCD वायरस भी बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन, तो USA और 10 दूसरे अदर नेशंस हैं जिन्होंने पहली बार एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन को इशू किया है। इसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो मिसयूज़ हो रहा है कॉमर्शियल स्पाईवेयर का, इसकी वजह से काफ़ी खतरा बढ़ गया है। इंपॉर्टेंस इन्होंने दिखाई है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंट्रोल्स होने चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ जो है उस पर कुछ कंट्रोल रखना ज़रूरी है। स्पाईवेयर क्या होता है, तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मॉलवेयर जिसको हम बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल अगर हो गया, यूज़र की
कोई भी नॉलेज नहीं, यूज़र को पता ही नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में ये एंटर हो चुका है, लेकिन ये एंटर हो जाता है, ठीक है। ये डिवाइस को इन्वेड करता है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको चुरा लेता है। जीरो क्लिक स्पाईवेयर, ये क्या है? तो अभी रिसर्च की गई है माइक्रोसॉफ्ट और सिटीजन लैब ने। उन्होंने बताया कि कोई भी स्पाईवेयर एक स्पाईवेयर को डेवलप किया है इजरायली कंप्यूटर ने, ठीक है, कंपनी ने, जो कि जर्नलिस्ट को के अगेंस्ट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, अपोजिशन फिगर्स पे यूज़ हो रहा है, या फिर एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ हो रहा है लगभग 10 कंट्रीज़ के। स्पाईवेयर को डेवलप किया है क्वाड्रिंग ने, जिसमें कोई भी इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, सीधे ये जीरो क्लिक हो जा रहा है। मतलब क्या कि स्पाईवेयर जो है वो कंप्यूटर में अपने आप से ऐड हो जा रहा है, उसमें घुस जा रहा है, उसमें हम कोई क्लिक नहीं कर रहा है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा है, किसी भी ऐप को नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधे वो अपने आप से ही एंटर हो जाता है। इसमें ओनर जो है वो कोई भी लिंक को जो है, या फिर कोई अटैचमेंट को, कोई भी पीडीएफ को, कोई पीपीटी को, किसी को भी वो खोलता नहीं है, उस पर क्लिक नहीं करता, ये अपने आप से ही एंटर हो जाता है। रेडियो वेव्स की बात करें तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि रेडियो स्पेक्ट्रम में ओवर क्राउडिंग हो गई है, रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे एस्ट्रोनॉमर का जो वर्क है ब्लैक होल्स पे, गैलेक्सीज पर, तो वो जो है उसमें हिंड्रेंस देखने को मिली है। रेडियो स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन क्या है? ये जो ऐसी वेव्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो फालतू की बहुत सारी वेव्स जो है वो वहाँ पर आ रही हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से हिंड्रेंस पैदा हो रही है। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिशंस होते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में या फिर बैंड्स में, ठीक है, और इसके क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम इसका यूज़ कर पाते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स जो होती हैं वो 3 हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होती हैं। रेडियो सिग्नल्स जो कि अर्थ पर आ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, वो बहुत ही वीक होते हैं, और इनको जो मैनमेड इंटरफेरेंस है उससे ये मास्क हो सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो मैरीटाइम रेडियो नेविगेशन जो होता है ये 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर रहता है, 100 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर रहता है, वेवलेंथ इसकी बढ़ती है, ठीक है। मैरीटाइम रेडियो नेविगेशन यहाँ पर LF रहता है, MM, ये चीज़ आपको इतनी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, जिसमें हमारी अगर स्पेस से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना है हमें इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो ने हमारी जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है 2023 की वो रिलीज़ कर दी है। पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो नई पॉलिसी जो है वो बता रही है कि हमारी स्पेस के लिए, अगर स्पेस में हम और अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी कुछ कर सकता है स्पेस में, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो स्पेस पार्टिसिपेशन है उसकी इम्पोर्टेंस पर जोर दे रहे हैं। पॉलिसी ने अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता दिया है कि भाई इसरो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इन स्पेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ हैं उनकी स्पेस सेक्टर में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो नोडल डिपार्टमेंट होगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम जानते हैं इसरो को, तो इसरो जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जो है वो 1962 में बना, और उसके बाद में यही इनको इस बार जो है ये बन गया इसरो 1969 में, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये आया 1972 में। ये नेशनल स्पेस एजेंसी है जो कि डेवलप करती है, अप्लाई करती है स्पेस टेक्नोलॉजी को, हमारे अलग अलग नेशनल नीड्स को पूरा करती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसको चेयरमैन हेड करते हैं जो कि सेक्रेटरी भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ठीक है। इसके हेड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंडर बहुत सारी बॉडीज़, और उसी के अंडर इसरो भी आ रहा है। ओके, अब देखते हैं कुछ हाईलाइट्स इस पॉलिसी के। सरकार की अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो ये एनकरेज करेगी R&D को स्पेस सेक्टर में, प्रोवाइड करेगी पब्लिक गुड्स को और सर्विसेज को स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ को भी इन स्पेस के जरिए हम यहाँ पर जो स्पेस है इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करवा सकते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसरो क्या करेगा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, नई स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में अप्लाई करेगा, ठीक है, इनेबल करेगा ओपन डेटा
एक्सेस, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ओपन डेटा ये प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ में ये क्या करेगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को भी और बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करेगा, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में भी शेयर करता हुआ नजर आएगा। NSIL की बात करें तो कॉमर्शलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है, साथ ही साथ में स्पेस बेस्ड नीड्स जो है यूज़र की उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इन स्पेस की बात करें तो ये ऑटोनोमस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करेगा, ठीक है, जो कि प्रमोट करेगा, हैंड होल्ड गाइड देगा, ऑथराइज करेगा स्पेस एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्री क्लस्टर्स को ये प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ जो हैं वो एंड टू एंड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगी स्पेस सेक्टर में, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल स्पेसेस कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, ऑपरेट करेंगी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को, कॉमर्शियल रिकवरी जो है एस्ट्रॉयड रिसोर्स की उसको भी उसमें भी ये इंगेज्ड रहेंगी। और कौन से मेजर्स लिए गए हैं जिससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ा है स्पेस में, तो NSIL और इन स्पेस के अलावा हमने इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बनाया गया है, और एक सीड है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्पेस डेबरिस। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसरो ने जो है कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट करा है, जो डीकमीशन्ड मेगा ट्रॉपिक्स सैटेलाइट था उसको हमने कंट्रोल्ड री एंट्री करवा लिया है। कंट्रोल्ड री एंट्री में क्या होता है कि हम डी ऑर्बिट करते हैं बड़े सी जो रॉकेट बॉडीज़ है उसका बहुत ही लो एल्टीट्यूड्स में हम उसको डी ऑर्बिट करा पाते हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम पड़े जब इसकी री एंट्री हो रही हो हमारे सरफेस पे। जो हमारा MT1 है इसको लॉन्च किया था इसरो ने और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने, जिससे कि हम ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट स्टडीज़ को कर पाएँ। इसरो के इनिशिएटिव्स और कौन कौन से हैं जिसमें हम स्पेस के डेब्रिस को मिटिगेट कर पाते हैं, तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है। नेत्रा जो ये आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट नेत्रा किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है स्पेस डेब्रिस से। स्पेसडेक्स भी हमने बनाया है। अब स्पेस डेब्रिस आखिर होता क्या है, तो स्पेस डेब्रिस में मतलब क्या है कि जो भी हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं या फिर हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट है या फिर कुछ एस्ट्रॉइड हैं, कुछ भी आपके जो एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड है, तो वो क्या है कि वो अगर टूटते फूटते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फिर जब वो ख़राब हो गए, वो कोई काम नहीं है उनका, लेकिन वो स्पेस में बने हुए हैं, तो वो क्या है, वो स्पेस डेब्रिस हो जाता है। ये ज़्यादातर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में मिलता है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट हमें 1000 किलोमीटर से भी कम की ऊंचाई पर मिल जाती है। इतनी ही नीची हो सकती है कि सिर्फ 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी हमें लो अर्थ ऑर्बिट देखने को मिल सकती है। UNIADC स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस जो है वो रिकमेंड करती हैं कि हम लो अर्थ ऑर्बिट के ऑब्जेक्ट को डी ऑर्बिट कर सकते हैं जब उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली हो। कंट्रोल्ड री एंट्री करा सकते हैं, जो कि अभी हमने करी हुई है, और ऑर्बिट में इसको वापस ला सकते हैं जब इसकी जो लाइफ टाइम है वो 25 साल से कम बची हो तब। नेक्स्ट है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। अब ये भैया न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसरो ने सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को कंडक्ट किया है और हम इसमें सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन जो है ये क्या है, तो ये जो टेस्ट है ये सेकंड है। 5 टेस्ट होने थे इसरो के एफर्ट की वजह से, जिसमें सेकेंड टेस्ट अभी हुआ है, ठीक है। इसरो के एफर्ट्स है कि हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाना चाहते थे, जिसमें 5 टेस्ट होने थे। अभी हमने क्या किया है, दूसरा टेस्ट भी कर लिया है। अब इसमें क्या है कि हम एक स्पेस प्लेन बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट्स में ट्रैवल कर पाएगा, पेलोड्स को डिलीवर करेगा और उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा। अभी तक क्या होता है कि रॉकेट को लॉन्च कर दिया, उसने पेलोड को वहाँ पर जहाँ पर भी हमको जिस ऑर्बिट में डालना है उस पेलोड को डाल दिया और फिर ये रॉकेट अलग अलग होकर कहीं अलग अलग गिर जाता है, ये हमें वापस नहीं मिलता है। अब इसमें क्या है कि रीयूजेबल का मतलब ही क्या, फिर से यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये जो रॉकेट है ये गया, इसने पेलोड यहाँ पर किया, जो भी ट्रांसफ़र करना कर दिया, उसके बाद में ये वापस आ गया एज इट इज़, ठीक है। तो ये होता है रीयूजेबल। अच्छा, अब ये प्रोग्राम है, इसका एम ये है कि हम डेवलप कर रहे हैं एसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का, जिससे कि हम फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना सकें। अब इससे क्या हुआ कि अब कोई चीज़ है वो वापस आ जा रही है, तो हमें बार बार रॉकेट बनाने नहीं पड़ रहा, तो ये सस्ता पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। नासा इसको बहुत ही लंबे समय से यूज़ कर रही है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाए, हमें अभी इसको बना ही रहे हैं। एडवांटेज क्या है कि लो कॉस्ट रहेगी, रिलायबल रहेगा,
जाएगा और जो है हम डिमांड के मुताबिक इसको असेस भी कर पाएंगे स्पेस में। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जैसे कि क्या कौन से अलॉय से बनना चाहिए, कौन से अलॉय से कौन से मटेरियल से ये बनना चाहिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ही स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं डार्क मैटर मैप की। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, बहुत ही डिटेल्ड मैप जो है वो बनाया है डार्क मैटर का, जिसमें लंपीनेस भी दिखाई जा रही है यूनिवर्स की और किस रेट से यूनिवर्स ग्रो हो रहा है ये भी दिखाया जा रहा है। अब इन्होंने ये मैप जो बनाया है इसमें किसका यूज़ किया गया है, माइक्रोवेव डिटेक्टर जो है आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप की, उसका यूज़ किया है और उसके यूज़ से ही ये मैप बनाया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो डेटा जो भी हमारा जो आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप से डेटा को कलेक्ट किया गया था उसको ये बहुत ही लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे थे, जिससे कि ये फाइंड कर सके कि जो आइंस्टीन की प्रेडिक्शन थी अपनी थ्योरी में वो करेक्ट है कि नहीं। आइंस्टीन ने कहा था कि यूनिवर्स जो है वो वही फैलता जा रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है। तो ये जो है जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इस डेटा को कलेक्ट कर रहे थे आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप से और वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या जो आइंस्टीन ने बोला था वो सही है या नहीं, क्या सच में यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है या नहीं। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है वो सही है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की हैं। इनविजिबल वर्ल्ड, तो फीचर है इनविजिबल वर्ल्ड के, जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये जो कि हमें दिखती ही नहीं है। हमें पता है कि सिर्फ 5% जो चीज़ हमें सब कुछ जो दिख रहा है ना वो सिर्फ 5% है यूनिवर्स का। बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं ना यूनिवर्स में जो हमें दिख ही नहीं रही, जिसको हम डार्क एनर्जी बोलते हैं, डार्क मैटर बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ जो विजिबल चीज़ है वो दुनिया भर की यूनिवर्स की सिर्फ 5% है। तो मतलब क्या कि सिर्फ हम 5% चीज़ें देख पा रहे हैं, यूनिवर्स को सिर्फ 5% ही हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अक्रॉस क्या क्या फीचर्स रहे इनविजुअल वर्ल्ड के, वो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ग्रेविटेशनल पुल है लार्ज हैवी स्ट्रक्चर से, जैसे कि डार्क मैटर से, जिसकी वजह से जो ये रेडिएशन है ये अर्थ पे आ पाती है 14 बिलियन ईयर की जर्नी को फॉलो करते हुए अर्थ पे आ पाती है। फॉसिल रेडिएशन क्या होती है, कूल्ड रेमनेंट होते हैं, जो फर्स्ट लाइट जो है बिग बैंग के बाद फर्स्ट लाइट जो है वो ट्रैवल कर पाई है यूनिवर्स में फ्रीली, तो उसका ये कूल्ड रेमनेंट होते हैं, ठीक है। ये लाइट जो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है डार्क मैटर से, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही डार्क मैटर भी इस लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है। लंपीनेस जो है यूनिवर्स की वो एग्जैक्ट राइट साइज में दिखाई गई है इसमें। एक्सपेंशन की बात करें तो जैसे एक्सपेक्ट किया गया था आइंस्टीन थ्योरी के मुताबिक वैसे ही हाँ यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ये बात प्रूव हो गई। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करें तो ऑब्जर्व किया गया है, जब हम ये मूवमेंट देख रहे थे जो CMB की, तब हमने इसको भी क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट जो है वो एक रीजन से मूव होती है, स्पेस टाइम वॉर्प्ड, मतलब बैंड हो जाती है, अपनी शेप में आ जाती है। जैसे अगर लाइट जा रही है तो ऐसे जा रही होती है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा मोड है तो लाइट इसमें मुड़ जा रही है। वैसे तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट यहाँ पर मुड़ जा रही है, तो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बोलते हैं। और ये जो आर्क जैसी आकृति बनी है इसको आइंस्टीन रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन की थ्योरी थी ही क्या, तो इन्होंने कहा कि स्पेस में मोशन हो रहा है, मास और एनर्जी के कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है स्पेस टाइम का वो कर्व हो गया है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर इससे पास होती है तो वो कर्व हो जाती है, ऐसा उन्होंने बोला। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यूनिवर्स लंपी है, ऐसी भी बातें आइंस्टीन ने बोली थी। अब जो नया मैप है उसने क्या कन्फर्म किया, आइंस्टीन की प्रेडिक्शन को कैसे कन्फर्म किया है, तो कॉस्मोलॉजी में क्राइसिस है। वह अलग अलग जो पहले मैप बने हुए थे वो बता रहे थे यूनिवर्स में लंपीनेस है, वो इतने डेंस नहीं थे जो कि थ्योरी ने प्रपोज किया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के अंडर। तो ये जो पहले हम जो अलग अलग मैप्स बनाए थे उसमें ये बात तो हो गई कि हाँ लंपीनेस है यूनिवर्स में, लेकिन वो इतनी डेंस नहीं है जितनी कि हमारे आइंस्टीन ने बताया था, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। तो ये पहले की बात थी, लेकिन अभी जो बात हो रही है ना, अभी हमने जो बात की है जो आटाकामा कॉस्मोलॉजी से का जो टेलीस्कोप था उससे हमने देखा है, तो पता चला कि लंपीनेस वैसी ही है जैसे कि थ्योरी में बताई गई थी। आइंस्टीन ने जिस थ्योरी में जैसे बताया था वैसी ही लंपीनेस देखने को मिली है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी की बात करें तो फाइंडिंग्स ने बताया है कि हाँ यूनिवर्स उसी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है जैसा आइंस्टीन ने बताया था अपने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। सो कॉन्कॉर्डेंस
कॉस्मोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। ये जो है ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग के बाद में ही बना है, ठीक है। इसमें माना जाता है कि यूनिवर्स 5% ऑर्डिनरी मैटर से, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें जो दिख रहा है 5% ही है, 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। CMB की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि यूनिवर्स जो है बहुत ही डेंस और हॉट फेज से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ठंडा हुआ भी है और अभी भी हो रहा है, इसी वजह से ये एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कि बिग बैंग मॉडल, ठीक है। तो ये जो है ओनली मॉडल है जो बता पाया कि हाँ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है वो है, ठीक है। तो है या नहीं है ये एक्सप्लेन किसने करा है, बिग बैंग मॉडल ने किया है। इस मॉडल के अंतर्गत क्या बताया गया है कि यूनिवर्स जो है बहुत ही डेंस और हॉट फेज से स्टार्ट हुआ, फिर वो एक्सपेंड हुआ और धीरे धीरे ठंडा हो गया है, ठीक है। मैटर जो है उसमें ज़्यादातर न्यूट्रॉन्स हैं और चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं क्लोजली लाइट पार्टिकल्स से और इसकी वजह से लाइट और मैटर जो है वो टाइटली कपल्ड रहते हैं एक टाइम में, ठीक है। लाइट जो है इसीलिए ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं हो पाती और यूनिवर्स जो है ओपेक था। फिर 3 लाख साल बाद यूनिवर्स ठंडा हुआ, टेम्परेचर जो है इसका ठंडा हुआ, फिर एटम्स जो फैले थोड़े से, मैटर न्यूट्रल बना और उसके बाद में लाइट फ्री हुई और फिर वो ट्रैवल कर पाई, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में आई थी, इसमें बताया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्यूटन का कंसेप्ट था उसको कंट्राडिक्ट कर दिया। न्यूटन ने कहा कि स्पेस और टाइम हमेशा फिक्स रहते हैं, इन्होंने कहा नहीं भैया ये आप बिल्कुल गलत बता रहे हो, हम कह रहे हैं स्पेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स जो है वो हमेशा एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है। स्पेस को फ्लूइड और मैलिएबल इन्होंने बताया, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। इन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस के डिस्टॉर्शन को हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। साथ ही साथ में इन्होंने क्या कहा कि जो टिनी रिपल्स हैं वो ब्लैक होल जब कोलाइड करते हैं तब टिनी रिपल्स बनते हैं। अब यूनिवर्स कैसे बना, तो डार्क मैटर से बना है, डार्क एनर्जी से बना है, विजुअल मैटर से बना है। आपको बस इतना याद रखना है कि डार्क मैटर जो है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और सब कुछ जो है वो ना ही कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही लाइट को एमिट कर रहा है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। अब जैसे कि कहीं पे कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही तो हमें दिख रहा है भाई यहाँ पर कोई चीज़ जा रही थी पर वो बाहर नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे कुछ तो है, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। डार्क मैटर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ना वो एमिट कर रहा है कोई चीज़ बाहर आ रही है वहाँ से कुछ, ना कुछ जा रहा है वहाँ पे, ना ही वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से डार्क मैटर कहाँ है, कितना है, हमें पता नहीं चल पा रहा। 27% डार्क मैटर है ऐसा हम मानते हैं। डार्क एनर्जी क्या है, 68% है यूनिवर्स में, ठीक है। ये इवनली पूरी यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना केवल स्पेस में बल्कि टाइम में भी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमें जो दिख रहा है वो 5% है, जैसे कि हम जो भी आसपास जो भी देख पा रहे हैं वो सब 5% ही है। सन, मून, स्टार सब कुछ मिलाकर भी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ 5% है। लंपीनेस की बात करें तो यूनिवर्स ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट, भैया बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ा जूस पी लेते हैं, है ना। जूस पी ले क्या, नहीं जूस पियेंगे, थोड़े जूस तो पढ़ेंगे। अरे जूस पढ़ना है, हाँ हाँ जूस पढ़ना है। जूस वो नहीं पढ़ना है, वो पीने वाला जूस नहीं है। ये क्या जूस है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, ठीक है। तो भाई हम तो यूपीएससी वाले हैं, तो और लोगों के लिए जूस का नाम आएगा तो उन्हें वो गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, अनार का जूस, संतरे का जूस ये याद आएंगे। बट अगर हमारे सामने कोई जूस बोल देना तो हमें याद आना चाहिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, इसीलिए तो हम सबसे अलग हैं, राइट। हमारे लिए हर चीज़ अलग है, तो जूस भी अलग हो गया, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों है ये जूस, जूस इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस को लॉन्च कर दिया है। कहाँ से, यूरोप के स्पेस पोर्ट से। जो इस यूरोप का स्पेस पोर्ट क्या है, फ्रेंच गुइना, ठीक है, फ्रेंच गुइना। तो यहाँ से क्या किया है, जूस को लॉन्च किया है। 8 साल का ये बॉयज़ रहेगा, जुपिटर तक पहुँचेगा, इसके मून तक पहुँचेगा थ्रू एरियान 5। तो एरियान 5 के ज़रिए जूस पहुँचेगा कहाँ पर, भाई जुपिटर और मून पे। नहीं ऐसा मत समझ लेना कि अब जो जूस को हमने किसी कंटेनर में डाल दिया है और वो जुपिटर पर जाके जूस ही वहाँ पर खुल जाएगा। नहीं, जूस का मतलब क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, ठीक है, मिशन का नाम है ये, ओके। अब जूस मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस हम करेंगे जुपिटर की और 3 लार्ज ओशन बियरिंग मून्स है जो गैनीमीड,
कैलिस्टो एंड यूरोपा। ठीक है, तो इसकी हम क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। वहाँ का वेदर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ग्रेविटेशनल पुल कैसी है, ये सब हम इंस्पेक्ट करेंगे, इन सब का एनालिसिस होगा। लगभग 3 साल हमें ये सब करने में लगेंगे, 3 साल तक हम स्टडी करेंगे। पेलोड क्या है, तो गाला गया है, माजिस गया है, यूवीएस गया है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जो है ये वीनस, अर्थ और अर्थ के मून सिस्टम से क्या कंप्लीट फ्लाई करेगा, और इन तीनों के बाद में जाकर कहीं पे 2031 में ये जुपिटर तक पहुंचेगा। चैलेंजेस क्या है भाई, तो चैलेंजेस ये है कि यहाँ पर हम स्पेसक्राफ्ट जो है उसका इंसर्शन ऑर्बिट में जुपिटर की करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा। गैनीमीड एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर कंडीशन, वहाँ की ग्रेविटी जो है वो क्या करेगा, ग्रेविटी वहाँ पर क्या है, कितनी है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा हमें या फिर हमें एंट्री मिल जाएगी, ये सब जो है अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा। ओके, अब देखिए अगर हम देखें कुछ मेजर स्पेस मिशन जो हैं जुपिटर के, तो नासा के ही बहुत सारे मिशन हैं। पायनियर 10, वॉयेजर 1 एंड 2, गैलीलियो, ठीक है, जो कि पहली बार जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर कर पाया, यूलाइसिस, जूनो एंड यूरोपा क्लाइपर, ये जो है अभी मिशन है जो कि जुपिटर से रिलेटेड हैं। जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स अभी न्यूज़ में है क्योंकि नासा का स्पेसक्राफ्ट है लूसी, उसने इमेजेस को कैप्चर किया है जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड के, पहली बार ऐसा हुआ है। ये इमेजेस जो है ये साइंटिस्ट को हेल्प करेंगी कि वो ट्रोजन के एस्ट्रॉइड जो है उसको एनालाइज कर पाएँ कि कैसे लाइट को ये अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट कर पाया है। ठीक है, ट्रोजन ऑर्बिट जो है, ट्रोजन जो है सन के ऑर्बिट करता है 2 लूज ग्रुप्स में, एक जो है जुपिटर के आगे रहता है, दूसरा इसके पीछे रहता है। ठीक है, लूसी जो है 2021 में लॉन्च किया गया था, ये पहला स्पेस मिशन था जो कि ट्रोजन्स को पढ़ रहा था, उसकी स्टडी कर रहा था। ये 12 साल का मिशन है जो कि क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगा, जो 9 जुपिटर के ट्रोजन्स हैं उनको ये स्टडी करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेटा को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ स्टडीज़ में यूज़ कर पाएंगे। हेल्थ इफेक्ट्स जो अलग अलग तरीके के एयर पोल्यूशन से जो हो रहे हैं उसको हम स्टडी कर पाएंगे। ये नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट एफर्ट है। इसका जो मेजरमेंट है सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स का, वो हमें हेल्प कर पाएगा कि हम पता कर पाएँ कि अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका साइज़, उनका क्या अबंडेंस है, ये सब हम पता कर पाएंगे। ये कुछ एरियाज में फोकस करेगा जैसे लॉस एंजल्स, अटलांटा, बोस्टन, स्पेस, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली। ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, नासा जो है उसने एक डिवाइस को लॉन्च किया जिसको हम टेम्पो बोल रहे हैं। नहीं, जो हम बैठ कर जाते हैं वो वाला टेम्पो नहीं है, ये कौन सा है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं स्पेस से। ठीक है, टेम्पो जो है ये साइंटिस्ट को अलाउ करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर कर पाएंगे, उनका एमिशन कहाँ से हो रहा है, कौन से सोर्सेज हैं उसको भी हम देख पाएंगे, एयर क्वालिटी कितनी है, कैसी है, उसको भी हम देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। ठीक है, वो भी आर्ली बेसिस पर, डे टाइम में। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें ट्रैक होंगी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको, ओजोन को, फॉर्मल्डिहाइड, फॉसिल फ्यूल्स के कंबंशन से जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उसको हम क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। तो नासा जो है वो स्नेक लाइक रोबोट को डेवलप कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, उसको बोल रहे हैं एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। ठीक है, ये क्या करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगा क्योंकि ये अलग अलग टेरेंस में जा पाएगा। ठीक है, स्नेक लाइक है तो अलग अलग टेरेंस में, अलग अलग, चाहे कहीं पहाड़ी है, चाहे कहीं गड्ढे हैं, खाई है, हर जगह ये जा पाएगा। इसकी वजह से ये इंटरनल इनक्लोज डायनेमिक्स टेरेन स्ट्रक्चर्स हैं उसको ये एक्सप्लोर कर पाएगा। ये यहाँ पर रोटेटिंग प्रोपल्जन यूनिट लगी हुई है जो कि ट्रैक्स की तरीके से काम करेगा। ठीक है, और ये हर जगह जा पाएगा, जैसे स्नेक होता है ना, वो छोटी सी जगह में भी जा सकता है, वैसे ये जा पाएगा। फिर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 प्लेटफॉर्म, इसरो ने क्या किया है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है यूजिंग पोएम 2। ठीक है, पोएम 2 जॉनी जॉनी एस पापा वाला पोएम ये नहीं है, ये है क्या, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसको हम पोएम बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ, इसका यूज़ किया गया है जिसमें हम सोलर पैनल्स पावरिंग PSLV का फाइनल स्टेज जो है उसको देखेंगे। मंथ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फाइनल स्टेज जो है PSLV का उसका यूज़ करते हुए ऐसा होगा। फिर कैसियोपिया A,
नासा की जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने कैसियोपिया ए की डिटेल्स दी हैं जो अभी तक हमें नहीं पता थी, वो डिटेल्स अब हमें पता चल पाई हैं। कैसियोपिया ए जो है ये रेमनेंट है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन का, ठीक है, जो कि कैसियोपिया में मिल जाता है, ये कॉन्स्टेलेशन में मिलता है, ठीक है। ये 11,000 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है रेडियो एमिशन के। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन जो है इसकी रैंक है 25th। अगर हम 25th लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन कौन सा है तो कैसियोपिया है, और ये इरेगुलर शेप में है, डब्ल्यू जैसा ये देखने को मिलता है। GN-Z11 गैलेक्सी की बात करें तो अभी जो रिजल्ट्स मिले हैं इससे इसने कंफर्म किया है कि डस्ट पार्टिकल्स की एब्सेंस है इसकी सराउंडिंग से, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई स्टार फॉर्मेशन रेट है, यहाँ पर स्टार्स तो बहुत बढ़ रहे हैं बट डस्ट जो है वो बहुत यहाँ पर है ही नहीं, बहुत कम, क्या यहाँ पर डस्ट है ही नहीं, ये अभी कंफर्म हुआ है। ये कॉम्पैक्ट गैलेक्सी है जिसमें डेंस मैटर है, लगभग 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है ये हमसे। जो दूसरी गैलेक्सीज़ हैं उनके अनलाइक यहाँ पर, जो कि दूसरी गैलेक्सी होती है वो ओपेक बन जाती है जब स्टार बनता है, लेकिन ये कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट है। टर्मिनेटर जोन्स की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट स्टडी हुई जिसमें रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पॉसिबल है एक्सोप्लैनेट्स पे, ठीक है। एक स्पेशल रीजन है टर्मिनेटर जोन, वहाँ पर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पॉसिबल है। टर्मिनेटर जोन्स क्या हैं, ये रिंग ऑन प्लैनेट्स हैं जिसके एक साइड जो है वो हमेशा स्टार की तरफ फेस करती है, दूसरी साइड हमेशा डार्क में रहती है। टर्मिनेटर क्या है, डिवाइडिंग लाइन है डे और नाइट की, किसी प्लैनेट जो है उसकी डे और नाइट जो है जहाँ पर अलग अलग होता है, एक साइड पे जो है हम स्टार को फेस कर रहे हैं, एक साइड पे अंधेरा है, तो बीच में जो लाइन है ना जहाँ पर ऐसा हो रहा है उस लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड वाटर रह सकता है। फिर ये बात करते हैं क्वासर्स की। क्वासर क्या है, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेस। एक रिसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि गैलेक्सीज जो हैं अगर वो मर्ज हो जाती हैं तो उससे क्वासर्स जन्म ले लेते हैं। क्वासर्स बहुत ही ब्राइट, डिस्टेंट और एक्टिव सुपरमासिव ब्लैक होल्स होते हैं जो कि मिलियंस टू बिलियंस टाइम्स ज़्यादा बड़े होते हैं सन से। टिपिकली ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में मिलते हैं। इनफॉलिंग मैटर जो इनमें मिलता है उसको ही ये खाते रहते हैं। नेक्स्ट है कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कोरोनल अगर होल्स की अगर हम बात करें तो नासा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्पॉट किया है कि एक बहुत ही बड़ा कोरोनल होल हमें मिला है सन में, ठीक है, जो कि 20 गुना बड़ा है अर्थ से। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर असर पड़ेगा, सैटेलाइट्स पर असर पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर असर पड़ेगा, और इससे हो सकता है ऑरोराज बन जाए हायर लैटिट्यूड्स में हमारी अर्थ की। कोरोनल होल्स क्या है, ऐसे एरियाज़ हैं जो कि डार्क नज़र आते हैं सोलर कोरोना में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेजेस बनती हैं। ये डार्क इसलिए लगते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं थोड़े, ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ जैसे ठंडे होंगे, जो वहाँ का टेम्परेचर है उसके मुताबिक थोड़े से ठंडे होते हैं। लेस डेंस रीजन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के सराउंड कर रहे होते हैं। ओपन यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर होती हैं। स्पेस एक्स के स्टारशिप की बात करें तो स्पेस एक्स का न्यू रॉकेट सिस्टम है स्टारशिप, ठीक है। इसने क्या किया, मिड ईयर में एक्सप्लोड ये हो गया जब इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हो रही थी। स्पेस एक्स के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट जो है उसको हम बोलते हैं स्टारशिप। ये फुल्ली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया अगर, तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये लॉन्च व्हीकल बन जाएगा जिसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी होगी, 150 मीट्रिक टन्स की, वो भी रीयूजेबल मोड पर। अगर एक्सपेंडेबल मोड पे बात करें तो 250 मीट्रिक टन्स का पेलोड ये कैरी कर पाएगा। ये क्रू और कार्गो दोनों के लिए बनाया गया है कि हम लोगों को भी पहुंचा सकते हैं स्पेस में और कार्गो भी पहुंचा सकते हैं। पैलेट बीम प्रपल्जन की बात करें तो एक नई प्रपोज्ड पैलेट बीम प्रपल्जन सिस्टम जो है वो क्या है, उसको थ्योरेटिकली ये क्या कर सकती है, हैवी स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर पहुंचा सकती है लगभग 5 सालों में। पैलेट बीम कंसेप्ट जो है इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट इनिशिएटिव से, जो कि लाइट सेल प्रपल्जन सिस्टम में काम करता है। काम करने के लिए कंसेप्चुअल प्रपल्जन सिस्टम जो है इसको 2 स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होती है। एक इंटरस्टेलर स्पेस को सेट ऑफ करता है और दूसरा जो है अर्थ के ऑर्बिट में जाता है।
क्रायोजेनिक स्टेज की अगर हम बात करें तो फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन 20, क्रायोजेनिक इंजन जो है CE-20 जिसको हम बोल रहे हैं, ये जिसको पावर किससे किया जा रहा है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज से हम पावर कर रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए। तो ये जो हॉट टेस्ट है ये अब कंडक्ट कर पाए हैं इसरो ने। क्रायोजेनिक इंजन जो है ये लास्ट स्टेज होती है स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की प्रोपेलेंट्स का यूज़ करते हुए, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर में काम करते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में ये काम करते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं ये। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फ्यूल टैंक्स होते हैं, रॉकेट इंजन नोजल्स होते हैं, इग्नाइटर्स होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, फ्यूल क्रायो पम्प्स होते हैं, कंबंशन थ्रस्ट चैम्बर होते हैं, ऑक्सीडाइजर क्रायो पम्प्स, गैस टरबाइंस भी इसमें लगी हुई होती हैं। स्पेस में घूम आए हैं तो अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की बात करें तो वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस समिट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस समिट को जब वर्ल्ड टीबी डे को सेलिब्रेट किया गया। कब हुआ है ये ऑब्जर्व किया गया, कब ऑब्जर्व किया गया है, 24 मार्च को। कुछ की हाइलाइट्स क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, लीडिंग द वे इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 को रिलीज़ किया। कुछ इनिशिएटिव्स भी इस समिट में लॉन्च हुए हैं, जैसे कि टीबी फ्री पंचायत, जितने भी इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं विलेजेस के, वो क्या करेंगे, एक साथ रिजोल्यूशन लेंगे कि हर पेशेंट जो है जो विलेज में उसको हम हेल्दी रखेंगे। शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो ये शॉर्टर 3HP जो है उसका यूज़ करेंगे, उसका रेजिमेन लेंगे पूरी कंट्री भर में। फैमिली सेंट्रिक केयर मॉडल फॉर टीबी की बात करें तो इसमें इजी टू यूज़ टूल्स हैं जो कि काउंसलिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, वीडियोस के फॉर्म में एनिमेशन ब्रोचर्स बांटेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे टीबी के लिए। अब जो टीबी है इसके बारे में बात करें तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इसकी वजह से दुनिया भर में कई सारी मौतें हो जाती हैं। बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से ये टीबी होती है, ठीक है। और इसके अफेक्ट्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा, अगर मोस्ट प्रोमिनेंटली बात करें तो ये लंग्स को अफेक्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करेगी, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी अफेक्ट कर पाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी BCG वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है टीबी के लिए, ठीक है। कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं तो WHO ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क, जो कि कंट्री भर के जो कि प्रिपेयर हुआ है कि कंट्री में हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ नई टीबी वैक्सीन्स को एडल्ट्स और एडोलसेंट्स के लिए। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है वो WHO की जो एंड टीबी स्ट्रैटेजी है उसी के लाइन में है, ठीक है, जिसमें हम टीबी इंसिडेंट्स को 80% तक रिड्यूस कर रहे हैं, टीबी डेथ्स को 90% तक रिड्यूस कर रहे हैं, और जो कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट है टीबी अफेक्टेड हाउस होल्ड्स की उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं 2030 तक। नेक्स्ट है DNA वैक्सीन। तो इंडिया की पहली और ओनली DNA वैक्सीन जो डेंगू के लिए बनाई गई है वो अच्छे रिजल्ट शो कर रही है। ये जो है इसको डेवलप किया गया था 2019 से, ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में थी, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल जो साइंसेस है बेंगलुरु में, उसने इसको डेवलप किया है। पहले दुनिया भर की जो पहली DNA वैक्सीन थी जाइकोव डी, ठीक है, उसको 2021 में अप्रूवल मिला था इमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड-19 के लिए। अब DNA वैक्सीन क्या होती हैं, DNA वैक्सीन जो है वो जेनेटिक सीक्वेंस जो है उसको कॉपी करती हैं पैथोजन का। पैथोजन जो है जो कि जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, उसी पैथोजन का DNA को ये कॉपी कर लेती है, उसके एक पार्ट को ये कॉपी कर लेती हैं, ठीक है, और ये स्टिमुलेट करती हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को। अगर बात करें तो ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन होती हैं। जहाँ पर RNA वैक्सीन है वो क्या करती है कि RNA जो है उसको कॉपी करती है, DNA वैक्सीन DNA को कॉपी करती है और ये ज़्यादा स्टेबल होती है RNA वैक्सीन से कंपेयर करें तो। DNA वैक्सीन जो है ये होस्ट सेल के जीनोम में क्या जाती है, ये इंटीग्रेट हो पाती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इस DNA वैक्सीन के, तो स्टेबिलिटी रहती है, बस स्टेबल होती है और सेफ़ रहता है, इससे कोई भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होती। एफिशिएंसी इसमें रहती है और ये बूस्ट कर पाती है, इसका एंटी वेक्टर इम्यूनिटी के रिस्क जो है ये कम होते हैं। रैपिड और स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग हम इसकी कर पाते हैं, बहुत ही कम कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स इसमें होती हैं। चैलेंजेस भी हैं, भाई चैलेंजेस तो होते ही हर जगह होते हैं, तो इसमें भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं कि डेटा सेफ्टी जो है, इसमें जो सेफ्टी है, एफिशिएंसी है, ह्यूमंस पे कैसा काम करेगी, इसमें जो डेटा है वो लिमिटेड है, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इसमें हो सकता है।
अब डीएनए वैक्सीन कैसे काम करती हैं इसको भी देख लेते हैं। तो सर्कुलर स्ट्रैंड्स जो डीएनए के जिसको हम प्लाज्मिड्स ये बोलते हैं, इनको इंजेक्ट किया जाता है स्किन में। प्लाज्मिड्स जो हैं वो इनकोड करते हैं स्पाइक प्रोटीन को SARS-CoV-2 के, ठीक है, इसमें हम कोविड की बात कर रहे हैं, उसको इन्होंने कर लिया। अब ये रेसिपिएंट के बॉडी में गए तो प्लाज्मिड्स जो है वो सेल के न्यूक्लियाई में चले जाएंगे, ये मैसेंजर आरएनए जो है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि बॉडी के मेन सेल से जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद में ये वायरस स्पाइक प्रोटीन में ट्रांसलेट कर लेंगे खुद को। अब इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स करे तो उसे याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसा अगर कोई भी पैथोजन आता है तो हमें उससे कैसे फाइट बैक करना है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी लर्न करती है कि कैसे हम फाइट करेंगे अगर हम पर अटैक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड इरेडिएशन की। फूड इरेडिएशन क्या है? तो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि जो अनियन है वो इरेडिएट हो जाएगा गामा रेज से, जिससे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको हम रोक पाएँ। पेरिशेबल नेचर के जो अनियंस होते हैं उनको लोअर प्रोसेसिंग पेनिट्रेशन सब ऑप्टिमल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो हम कम कर पाएंगे। फूड इरेडिएशन के बेनिफिट्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को हम एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से फूडबॉर्न इलनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम इसकी स्प्राउटिंग और राइपनिंग धीरे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी पकता नहीं है। इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म को हम डिस्ट्रॉय या फिर इनएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि वो जो हमारा फूड है वो डैमेज हो पाता है, वो इसका स्पाइल होता है, उसको ही उस ऑर्गेनिज्म को ही हम ख़त्म कर देते हैं, और इससे हम फूड को स्टेरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है फूड इरेडिएशन? फूड इरेडिएशन में क्या है कि हम एनर्जी को आयोनाइजिंग रेडिएशन से अप्लाई करते हैं, जैसे गामा रे डाल दी, इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, एक्सरे डाल दिए, जिससे कि फूड जो है उसको ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। इरेडिएशन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से डीके हो रहा है, फूड सड़ रहा है, सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से फूड सड़ रहा है उस प्रोसेस को ये रोक देता है। गामा रे, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी फूड में होती ही नहीं है, ये सेफ़ होते हैं, तो हम इसका यूज़ कर पाते हैं और फूड को सड़ने से बचा पाते हैं, ठीक है। तो गामा रेस का यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं, और ई बीम जो है इलेक्ट्रॉन बीम उसका भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव, ये WHO का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम डिजीज़ पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका फोकस है कि हम पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करें कुछ पैथोजेंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, 3 टियर के सिस्टम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिससे कि पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा। WHO ने चाइना को एक्यूज़ किया है कि चाइना जो है कोविड-19 का डेटा अपने पास रखा हुआ है वो शेयर नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया था 61st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 2018 में, तब क्या किया गया था, ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ये ग्लोबल साइंटिफिक इनिशिएटिव है जिसमें हम ओपन एक्सेस दे रहे हैं, जो भी जीनोमिक डेटा है इन्फ्लुएंजा वायरसेस के, कोरोना वायरस के, वो हमें शेयर करने हैं, ये इसमें ओपन एक्सेस मिलना चाहिए, बट चाइना ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए जो WHO है वो चाइना की फटकार लगा रहा है। डिजीज़ या वैक्सीन जो अभी चर्चा में थे, तो H3N8 बर्ड फ्लू की बात करें तो चाइना जो है उसमें पहली बार ह्यूमन डेथ हुई है H3N8 बर्ड फ्लू की वजह से। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है जो कि बर्ड्स को पहले अफेक्ट करता था, बट अभी हमने देखा है कि ह्यूमन की भी डेथ अभी हुई है। वैसे तो ह्यूमन्स में कॉमनली मिलता नहीं है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ह्यूमन को भी इन्फेक्शन मिल सकता है, ह्यूमन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से डेथ तो हमने अभी देखी ही है। लेकिन ईजी ह्यूमन टू ह्यूमन अगर हम बात करें कि इसका जो ट्रांसमिशन हो सकता है क्या, तो इसका एविडेंसेस अभी हमें मिले नहीं। कैंडिडा ऑरिस की बात करें तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगस है जिसमें क्या होता है इन्वेजिव इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन की बॉडी में, जो कि USA में फैला था। पहली बार जापान में 2009 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग होम्स में। स्प्रेड कैसे होता है? कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड सरफेस से कॉन्टैक्ट हो जाए, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो जाए, तब यहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है। फीवर लगता है, ठंड लगती है, एंटीबॉडीज़ खाओ फिर भी हम ठीक नहीं होते, तो हो सकता है कि कैंडिडा ऑरिस हो गया है। VIMGESCRPA ये क्या है? तो सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है उन्होंने इंडिया मेड आई ड्रॉप्स को लिंक कर दिया है कि जो VIMGESCRPA US में फैल रहा है वो इसी आई ड्रॉप की वजह से फैल रहा है। ये एक रेयर स्ट्रेन है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस स्यूडोमोनास
एरोगिनोजा की। ठीक है, ये एसोसिएटेड है कि बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शंस इसमें हो सकते हैं, आई इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। जो ज़्यादातर पेशेंट जो इससे इन्फेक्टेड हैं उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स आ रहे थे, ऐसी उनको प्रॉब्लम देखने को मिली। श्रिंग्रिश वैक्सीन, ठीक है, तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन फार्मा ने वैक्सीन शिंग्रिस को लॉन्च किया है इंडिया में, जिससे कि शिंगल्स ना हो सके। शिंगल्स क्या है, ये रिएक्टिवेशन हो जाता है वारिसेला जोस्टर वायरस का। ये वही वायरस है जिससे कि चिकन पॉक्स होते हैं, जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं लोग या फिर हार्ट डिजीज़ से या किडनी डिजीज़ से, तो उनमें ज़्यादातर ये रिस्क रहता है कि शिंगल्स उनमें डेवलप हो जाएंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। श्रिंगिश का एम है कि शिंगल्स को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, अडल्ट्स में या फिर वो लोग जो 50 साल से ज़्यादा के हो गए हैं उनमें शिंगल्स की प्रॉब्लम ना हो। ये दुनिया भर की पहली नॉन लाइव रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, जो कि 2 डोजेज़ में दी जाएगी। मलेरिया वैक्सीन की बात करें तो घाना पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने नई मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है मैट्रिक्स एम वैक्सीन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये बनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसमें क्या है कि इसने WHO टारगेट जो 75 एफिकेसी का उसको भी एक्सीड किया है, और इसको वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए अभी WHO का रिकमेंडेशन नहीं मिली है, रिकमेंडेशन अभी बाकी है। नेक्स्ट है नोटिफिएबल डिजीज़। तो मलेरिया जो है वो नोटिफिएबल डिजीज़ बन सकती है इंडिया में। सेंटर ने अलग अलग डिजीज़ को नोटिफाई किया है, जैसे कॉलरा, लेप्रोसी, मेनिंटिस, पर्टुसिस, प्लग, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस, और हो सकता है मलेरिया को भी ये नोटिफाई कर दे। नोटिफिएबल डिजीज़ का मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें लॉ की ज़रूरत है हमें रिपोर्ट करने की। मतलब क्या है कि अगर ऐसी डिजीज़ होती है तो हमें रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, ये लीगली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सोडियम इंटेक रिडक्शन। WHO की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि वर्ल्ड जो है वो ऑफ ट्रैक हो गया है ग्लोबल टारगेट को अचीव करने में, कि सोडियम इंटेक जो है वो 30% तक कम करना चाहता था 2025 तक, लेकिन अभी अगर हम ये टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे, अभी हम ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। सोडियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो है, लेकिन इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती है, स्ट्रोक की खतरा बढ़ सकता है, प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है अगर हम एक्सेस में खा लें। भाई किसी भी चीज़ की अति करोगे तो क्या होगा, फिर तो हमें दिक्कत ही होनी है। तो अगर नमक भी अगर स्वाद अनुसार खा रहे हैं तभी तक ठीक है, लेकिन एक्सेस में खाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम सोडियम किस फॉर्म में खाते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सब्जी में नमक डालते हैं ना, तो वो क्या है, टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। माइलिन बेसिक प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, फैब्रिकेटेड माइलिन बेसिक प्रोटीन की स्टडी की है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है माइलिन शील्ड का। ये माइलिन शीट क्या होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि रैप करती है नर्व सेल्स के एक्सोन में। ये एक्सोन है हमारी नर्व सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करती है, रैप करी है माइलिन शीट। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये एडेशन का काम करती है, चिपकने का काम करती है, लिक्विड जो है हमारे सेल में उनको चिपकाने का काम करती है। ये जो है अलग अलग केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है प्रोटीन एनवायरनमेंट के आसपास उसको पढ़ने में काम आती है। लैकेस एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम है जिसको लाकास बोलते हैं, जो कि जनरेट होता है अलग अलग फंजाई के ग्रुप से। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत सारी हजार्डस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक एफ्लुएंट्स को डिग्रेड कर सकता है। ये एंजाइम जो है ये मल्टी कॉपर ऑक्सीडेज की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको बेंजीन डायोल ऑक्सीजन रिडक्टेसिस भी बोलते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये जो हैं ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बहुत सारे फिनोलिक और नॉन फिनोलिक मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि इनमें लो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है। नो योर मेडिसिन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, उसने क्या किया है, नो योर मेडिसिन वेब को बनाया है। ये एक ऐप है जो कि जिसका एम है कि क्लीन स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट इंडिया में बन सके। ठीक है, क्लीन स्पोर्ट के लिए ये ऐप जो है वो बनाई गई है, जो कि कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अगर किसी भी मेडिसिन में प्रेजेंट है तो उसको चेक करेगा, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस जो है उसको हमें लेने में मदद करेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है। इमेज और टेक्स्ट ऑप्शन से हम इसमें सर्च कर सकते हैं कि इस दवाई में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं मिल रहा जो कि क्या है,
बैंड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। जैसे होता है ना कभी कभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कोई दवाई खाते हैं, जैसे उन्हें कोई फीवर आया, ठीक है, फीवर आया तो उन्होंने दवाई खाई, लेकिन वो दवाई खाई, अब पता चला कि उनका कोई टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि नहीं, इनने तो वो ऐसी कोई चीज़ खा ली है जिसकी जो कि बैन है, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट खाया जो कि बैन है। अब उनने तो दवाई खाई थी लेकिन उस दवाई में वो एलिमेंट था, ये उन्हें नहीं पता था, उन्हें वो खा लिया, उसकी वजह से उन्हें खेलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कई केसेस हुए। तो इस केस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम दवाई खाने से पहले जांच लें कि उस दवाई में कोई भी प्रोहिबिटेड एलिमेंट है या नहीं है। हम इस ऐप की मदद से जांच लेंगे, अगर उसमें वो एलिमेंट है तो हम वो दवाई नहीं खाएंगे, दूसरी दवाई खा सकते हैं, राइट। तो इसमें उनकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर एथलीट्स रेगुलेशन। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल जो है उसने ट्रांसजेंडर वीमेन एथलीट्स को बैन किया है कि वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे इलाइट फीमेल कॉम्पिटिशन्स में अगर उनने वो मेल प्यूबर्टी से वो गुजरे हैं तो, ठीक है। और साथ ही में रिस्ट्रिक्शंस को और टाइट किया है एथलीट्स पे विद डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन जो है एथलीट्स में वो 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर नहीं होने चाहिए, पर लीटर जो है वो होने चाहिए। 5 पहले था, ये लिमिट 5 थी, अब क्या है सिर्फ 2.5 रह गई है। अब बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में हमारा पहला टॉपिक है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 लोकसभा में, ठीक है। अब ये बिल क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये बिल जो है ये एम्पावर करता है कमांडर इन चीफ को या फिर ऑफिसर इन कमांड को इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के, कि वो क्या कर सकते हैं, सर्विस पर्सोनल जो कि सर्व कर रहे हैं उनके कमांड के अंडर, वहाँ पर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर डिस्चार्ज उनकी ड्यूटीज़ का कैसे होना है, तो ये सब काम देखने के लिए कौन है, हमारा कमांडर इन चीफ। तो वो क्या है ऐसा देखेंगे या नहीं देखेंगे, उनके पास में क्या क्या पावर होनी चाहिए ये सब सिक्योर करने की, तो इनको ये पावर दी गई है। अभी ऐसे पर्सनल से उनको गवर्न किया जाता है एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट के अंडर, लेकिन अभी जो नया बिल है इसके अंडर उनको पावर दी जाएगी कि ये सारे जो पर्सनल है उनको इस एक्ट के अंडर गवर्न कर सकते हैं कमांडर इन चीफ। ओनली ऑफिसर जो रेस्पेक्टिव सर्विसेज के हैं वही डिसिप्लिनरी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं अपनी सर्विस पर्सोनल पे अभी, लेकिन फिर क्या होगा इस बिल के अंडर कमांडर इन चीफ कर पाएंगे, डिसिप्लिनरी पावर्स उनके पास हो जाएंगी। अब इस बिल के कुछ की फीचर्स और भी हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहा है। अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है ट्रूफ की जो कि जिसमें एक जॉइंट सर्विस कमांड भी होगा, ठीक है। सर्विस पर्सोनल जो हैं वो गवर्न करेंगे अपने रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट्स को डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के लिए। इस बिल के सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सपीडियस डिस्पोजल होगा केसेस का, ठीक है, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी और इंटीग्रेशन हो पाएगा आर्म्ड फोर्स का, जिसकी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और ड्यूटीज़ भी अच्छे से डिस्चार्ज हो पाएंगी। अभी जॉइंट थिएटर कमांड जो है 2021 में जिसको प्रपोज किया गया है, तो एयर डिफेंस कमांड बनेगी, ठीक है, मैरीटाइम थिएटर कमांड बनेगी, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड बनेगी और इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड भी बनाने की बात यहाँ पर की गई है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 32,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिससे कि आत्मनिर्भरता आए डिफेंस में। किस किस चीज़ से डील्स रिलेटेड हैं? इम्प्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ में हैंडल कर पाएगी, ठीक है। 360 डिग्री इंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसकी है, ठीक है। वेपन लोकेटिंग रडार्स स्वाति प्लेन्स, ठीक है, ये क्या है, इंडिजीनियसली डिज़ाइंड वेपन लोकेटिंग रडार है जो कि लोकेट करेगी गन्स को, मोटार्स को, रॉकेट्स को, फायरिंग ऑन ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स को फायर करते हुए। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स, ये इनेबल करती हैं नेवी को कि वो अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और ज़्यादा मेंटेन कर सकती है। इसमें जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट जो रहती हैं, एंटी पायरेसी, एंटी ट्रैफिकिंग, इसमें ये सब जो है कैपेबिलिटी है कि हम एंटी पायरेसी, एंटी ट्रैफिकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। लिंक्स U2 सिस्टम फायर कंट्रोल सिस्टम, ये कैपेबल है एक्यूरेटली ट्रैक करने के लिए और इंगेज करने के लिए टारगेट्स को, कहाँ पर, एयर सरफेस टारगेट्स के क्लस्टर से भी, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में ये लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ होता है और एक लिक्विड रामजेट का भी सेकंड स्टेज में यूज़ होता है। ओरिजिनली ब्रह्मोस की रेंज जो है 290 किलोमीटर थी, अब ये 600 किलोमीटर की बढ़ा दी गई है।
नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 DAP, जिसको हम बोल रहे हैं क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसमें हम 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स जो हैं उसको हम एक्वायर कर रहे हैं अंडर बाय कैटेगरी ऑफ DAP। अब DAP के अगर हम कुछ फीचर्स देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया, बहुत सारी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन जो लिस्ट है वो लेकर आए हैं। हम देखा ना कि हम बहुत सारे वेपन सिस्टम्स जो थे वो हम इंडिया में बनाएंगे, इसके लिए कई सारी लिस्ट आई हैं, तो वो इसी के अंडर आई हैं। इंडिजीनियस कंटेंट को इंक्रीज़ करना है अलग अलग चीज़ों में, हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है अपनी इंडिया की बाय कैटेगरी में प्रोक्योरमेंट में, ठीक है। रिजर्वेशन देना है MSME और स्मॉल शिपयार्ड को कि वो 100 करोड़ रुपीज़ हर साल के ऑर्डर जो हैं वो ले सकते हैं। फिर जो है कैटेगरी इंडिजीनियस कंटेंट कितना किस में होगा, बाय जो है हमारा इंडियन IDDM में, तो इंडिजीनियस डिज़ाइन होनी चाहिए 50% से जो कम 50% से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। बाय इंडियन में बात करें तो 50 इंडिजीनियस डिज़ाइन होनी चाहिए, अगर इंडिजीनियस डिज़ाइन है तो 50% से ज़्यादा कंटेंट रहेगा, वरना 60% ज़्यादा का रहेगा। बाय एंड मेक में 50 से कम है, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग 50 से कम है, बाय ग्लोबल इसमें फॉरेन वेंडर नील, इंडियन वेंडर जो हैं वो सिर्फ 30% से ज़्यादा करेंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट जो है बाई के अंडर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने किसको दी है, बाय इंडियन IDDM में। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियन वेंडर से खरीदे जाएंगे, मिनिमम 50% इंडिजीनियस कंटेंट उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री बोलते हैं। सिप्री की रिपोर्ट आ चुकी है, अभी नया डेटा जो है सिप्री ने रिलीज़ किया है। सिप्री क्या है, ये स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करती है कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट में। US जो है वो दुनिया भर का टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर था पिछले 5 सालों में, उसके बाद में रशिया है और उसके बाद में फ्रांस है। इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में वो हाईएस्ट था पिछले 5 सालों में, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया है। रशिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर था आर्म्स का इंडिया में, लेकिन जो टोटल शेयर है इंडियन आर्म्स का इंपोर्ट्स का वो फेल हुआ है, ठीक है। फिर इंडियन आर्म्स इंपोर्ट जो है 11% से कम हुए हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, डाइवर्सिफाई कर लिया है आर्म सप्लाईज़ को, और इंपोर्ट्स को हम लोकल डिज़ाइन से अभी क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। 5 बिगेस्ट स्पेंडर 2022 में कौन कौन है, US, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ उनको भी देखते हैं। प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन पाम 400, ये क्या है, तो इंडियन आर्मी जो है वो कंडक्ट करने वाली है पाम 400 ड्रोन टेस्ट। कहाँ पर, पोखरण में। पाम 400 एक आर्म्ड रिमोटली पायलटेड व्हीकल है जिसको एविजन सिस्टम ने बनाया है। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इजरायली फर्म यूविजन एयर लिमिटेड एंड हैदराबाद बेस्ड आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड। हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग सिस्टम है ये, जो कि कनिस्तर से लॉन्च होता है, ठीक है, और 120 मिनट तक ये ऊपर रह सकता है। स्पीड इसकी होती है 50 से 140 नॉट्स तक। हाइट ये 3000 से 4000 फीट तक रह सकता है ग्राउंड के अबव, ठीक है। नेक्स्ट है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने एक शॉर्टी ली है सुखोई में बैठकर, ठीक है। सुखोई 30 MKI एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया है सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो रशिया और हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसकी जैसे ये लॉन्च हो सकती है, ठीक है। इसमें तरंग रडार भी लगी हुई है। फिर है MQ-9 रीपर। तो अभी क्या हुआ है कि US ने क्लेम किया है कि रशियन जेट्स जो हैं उनने क्या किया, MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको ब्लैक सी में डुबो दिया है। इसको जो है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने डेवलप किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन जो है ये टर्बो प्रोप पावर्ड मल्टी मिशन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, जिसको हम प्रीडेटर भी बोलते हैं। इसको इंटेलिजेंसी सर्विलांस अटैक मिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो प्लान कर रही हैं कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को वो क्या कर सकती हैं, एक्वायर कर सकती हैं। ये जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। रेंज इसकी 150 से 500 किलोमीटर की है। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से ये चलती है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। हार्पून मिसाइल्स की बात करें तो ताइवान अभी प्लानिंग कर रहा है कि वो ये लैंड लॉन्च्ड
एंटी शिप हार्पून मिसाइल्स को यूएसए से खरीदेगा। ये ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। लो लेवल सी स्किमिंग क्रूज ट्रेजेक्ट्री भी इसमें लगी हुई है। एक्टिव रडार गाइडेंस मिलती है। 30 नेशंस अभी ऐसे हैं, इंडिया भी है जिसमें इंक्लूडेड, जिसमें ये हार्पून मिसाइल हैं। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो, तो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया जो है वो वेपन्स डील को साइन करने वाला है यूएस के साथ में, जिसमें वो ये टॉर्पीडोज़ को भी खरीदेगा। ये टॉर्पीडोज़ जो हैं ये यूएस सरफेस शिप्स में यूज़ होती हैं, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में यूज़ होती हैं, हेलीकॉप्टर्स में ये यूज़ होती हैं और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन की तरह यूज़ की जा सकती हैं। पहले इनको लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पीडो बोलते थे। ये शैलो वाटर में काम कर पाती हैं और इनको हम क्या करते हैं, इनको रेसिप्रोकेटिंग एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज़ करते हुए चलाते हैं। कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स, आर्मी जो है इस विंग को रेज करने वाली है साइबर स्पेस जो चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए। ये हेल्प करेगा कि साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उसमें ये टैकल कर पाए, उन चैलेंजेस को ये टैकल कर पाएगा। वायु लिंक की बात करें तो इंडियन एयर फोर्सेस जो हैं उन्होंने इन हाउस सिस्टम को इंडक्ट किया है, जिसमें फ्रेंडली फोर्सेस जो हैं कम्बैट में उसको आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे वायु लिंक का यूज़ करते हुए। ये एक डेटा लिंक सिस्टम है जो कि कनेक्ट करेगा सारी एंटिटीज़ को, कम्बैट को, नॉन कम्बैट को ये सिंगल लिंक से कनेक्ट करेगा, जिससे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगी और फ्रेंडली फोर्सेस कौन सी हैं कॉम्बैट सिचुएशन में वो हमें पता चल पाएगा। INS अंद्रोथ की बात करें तो अभी एंटी सबमरीन क्राफ्ट जो INS अंद्रोथ इसको लॉन्च किया गया है। ये सेकंड है। 8 सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बन रहे हैं जिसमें ये सेकंड ये है, पहली INS अर्नाला थी। इंडियन डेफ स्पेस सिंपोजियम की बात करें तो इसको अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने DRDO के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। ये एक इवेंट है जो कि मिशन डेफ स्पेस के अंडर ये हुआ है ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है, एक्सप्लोरेशन करती है, कोलैबोरेशन करती है, डेवलपमेंट करती है प्राइवेट और पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया के, ठीक है। अब कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स बचे हैं उसको भी हम कवर करेंगे, जैसे कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम लीगो प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो अब बनेगा इंडिया में। ये प्रोजेक्ट जो है ये एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को बनाएगा इंडिया में, जो कि लोकेटेड रहेगा। कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे और प्रोजेक्ट जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करेगा इंडिया की रिसर्च में। जेनेसिस क्या है कि ये 2030 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये बनेगा। कैपेसिटी क्या है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि इसरो और लीगो जो कि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लीगो लैब जो है USA इनके बीच में ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इंस्टीट्यूशंस कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, US नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड मैनी मोर, ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब बात की जाए कि आखिर ये लीगो है क्या और ये कैसे काम करता है, तो लीगो एक ऐसा टूल है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। अपनी लेज़र जो बीम से निकालेगा उससे ही ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। इसमें 2-4 किलोमीटर लंबे वैक्यूम चैम्बर्स लगे हुए हैं जो कि राइट एंगल्स पर एक दूसरे के लगे हुए हैं और एंड में इनके मिरर्स हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करेगा, लाइट रेस को साइमल्टेनियसली दोनों चैम्बर से एकदम से रिलीज़ करेगा। नॉर्मली लाइट जो है वो रिटर्न हो जानी चाहिए सेम टाइम में दोनों चैम्बर से, लेकिन एक में जो है लाइट स्क्वीज हो जा रही है, दूसरे में लंबी हो जा रही है, और ये किसी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल वेव की वजह से हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, तो ये रिपल्स हैं स्पेस टाइम में जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेसेस यूनिवर्स में होती हैं, उसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। ये इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हाँ ये स्पीड की जो लाइट की स्पीड है उस पर ये ट्रैवल करती हैं। ये कभी स्क्वीज होती हैं, कहीं पर ये स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से ये इसकी जगह इस ग्रेविटेशनल वेव की जो रास्ते में जो कुछ आता है उसको भी ये या तो स्क्वीज कर सकती हैं या फिर स्ट्रेच कर सकती हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ ग्रेविटेशनल वेव्स भी कुछ होती हैं, और ये थ्योरी हमने जब अपना लेक्चर आज स्टार्ट किया था तभी समझी थी कि ये थ्योरी क्या है, ठीक है। तो ये हमारी रही क्या चीज़, ये हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। जो पहली बार ये जो वेव्स हैं ये डिटेक्ट कब हुई थी, 2015 में डिटेक्ट हुई थी लीगो डिटेक्टर्स से, ठीक है। सिग्नल को नाम दिया था GW150914, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं कैसे हुई थी, 2 ब्लैक होल्स जो हैं वो जब
आपस में मर्ज हो गए थे, तब ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनी थी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा डिपॉजिट उनको मिला है 15 रेयर अर्थ एलिमेंट का। कहाँ पर मिला है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो ये 17 सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स का एक ग्रुप है जो कि एक साथ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें इटीरियम भी होते हैं और 15 लैंथेनाइड भी एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं। ये जो मेटल्स हैं इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको एक साथ हम देखते हैं, जो हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं उसमें ये एक साथ ही हमें मिल जाते हैं। ये हाई एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, डिफेंस एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे सेल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इन सब में ये यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत ही चमकदार होते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। साथ ही साथ में जो साइंटिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के, उन्होंने बताया कि जो क्वांटिटी है रेयर अर्थ एलिमेंट की वो रेड मड से भी रिकवर कर सकते हैं। रेड मड क्या है? टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है जो कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के टाइम पर ये निकलता है बॉक्साइट ओर से। रेड मड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है ये UNCTD ने अभी रिलीज़ की है। क्या है ये रिपोर्ट? चलो जानते हैं। तो रिपोर्ट जो है एक कंसेप्ट पे बनी है। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट है ग्रीन इनोवेशन का। मतलब क्या कि नए और इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहिए जो कि कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा इन्होंने बताया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 को फॉलो करते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ग्रीन चेंज, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ग्रीन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बढ़ा रही हैं। यूएन का सपोर्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, ये भी इसमें बताया गया है कि यूएन सिस्टम के अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी उनको पैसा चाहिए वो यहाँ से मिलता है। ग्रीन इनोवेशन की 4 की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कैसी चीज़ें हैं जिसको हम कहेंगे कि भाई ग्रीन इनोवेशन हो रहा है? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद में ग्लोबल एजेंडा रूल्स मैकेनिज्म से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। फिर है कि सोशल वैल्यू भी मिलनी चाहिए और क्लाइमेट रिलेटेड पब्लिक गुड्स भी बनाना चाहिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें रहता है। नेक्स्ट है रमन इफेक्ट। तो नेशनल साइंस डे को ऑब्जर्व किया गया है 28 फरवरी में। 28 फरवरी जो है इसको हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 1986 से ये मनाया जा रहा है क्योंकि 1986 में ही रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। CB रमन ने की थी 1928 में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी उनको फिजिक्स में मिला है 1930 में इसी वजह से। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग ये अभी इस साल की थीम रही थी। रमन इफेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस थी? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज़ हुआ जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन जो कितना है किसी मटेरियल में वो पता कर सकते हैं। क्वांटम थ्योरी में ये बहुत क्रूशियल है और रिमोट सेंसिंग में भी ये बहुत ज़रूरी है। रमन इफेक्ट जो है इसका मतलब क्या है कि लाइट की वेवलेंथ जो है वो बदल जाती है जब लाइट बीम जो है मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब लाइट जो है ट्रैवल करती है डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल में केमिकल कंपाउंड के, तब जो लाइट इमर्ज होती है डायरेक्शंस में वो जिस डायरेक्शन में आई थी उस डायरेक्शन में ये नहीं जाती है। यह है रमन इफेक्ट। फिर है मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो अभी नोबेल लॉरिएट जो है एंड्री जीम, जिन्होंने ग्राफीन को डिस्कवर किया था कि ग्राफीन जो है वो जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस को रूम टेम्परेचर पर दिखाती है। अब 2007 में एल्बर्ट फर्ट और पीटर गुरिनबर्ग को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में क्योंकि उन्होंने GMR को 1988 में डिस्कवर किया था। 2010 में एंड्री गीम और कॉन्स्टेंटीन नोवोस्लिव को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में क्योंकि उन्होंने ग्राफीन पर काम किया था। अब जो GMR है जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होता है। जब मटेरियल्स मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में कम होता है और जब अगर डायरेक्शंस अपोजिट हो मैग्नेटाइज होने के टाइम पे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये अप्लाई हो सकती है रैम में, बायोसेंसर में, ऑटोमोटिव सेंसर्स में, मेडिकल इमेजर्स में। नई स्टडी ने फाउंड किया कि ग्राफीन बेस्ड जो डिवाइसेस हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हमें ठंडा करें लो टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन 2D सिंगल एटम थिक लेयर होती है कार्बन एटम्स की। हेक्सागोनल हनीकॉम लैटिस स्ट्रक्चर इनका बना हुआ होता है। ठीक है, ग्राफाइट से बनी हुई होती है और ये नैनोमीटर पे काम करती है, नैनो लेवल पर काम करती है। ठीक है,
अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जिसको हम सुप्रीम बोल रहे हैं, इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा रिपेयर के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनकी रिपेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। फंडिंग कितनी है? 75% प्राइवेट और 25% जो है गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन इसमें फंडिंग करते हुए नजर आएंगे। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस को स्टैंडर्ड से लर्न करना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव जो है, जो स्टैंडर्ड्स क्लब जो पहले बना था उसका ही एक कंटिन्यूएशन है। इसमें हम साइंस के जो प्लान्स हैं उसके एक सीरीज़ पर फोकस करेंगे जो कि साइंस कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, लॉज को स्टूडेंट्स को समझाएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स। तो इंडियन अमेरिकन CR राव जो हैं उनको ये प्राइज़ मिला है और उनकी एज हो गई है 102। ये प्राइज़ जो है ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। 5 मेजर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस प्राइज़ को क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल बायोमेट्रिक सोसाइटी, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। 2 साल में एक बार ये दिया जाता है एक टीम को या फिर इंडिविजुअल किसी को भी ये दे सकते हैं। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया साइंस टेक ह्यूमन वेलफेयर में तो ये प्राइज़ उसको मिल जाता है। न्यू यूरेनियम आइसोटोप मिला है, ठीक है। पहले ही जो यूरेनियम के आइसोटोप जो हमें पता नहीं थे, जिसका एटॉमिक नंबर 92 हो और मास 241 हो, वो अब डिस्कवर हो गया है। यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 99.27% जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 फॉर्म में मिलता है, लेकिन अभी हमें 241 वाला भी यूरेनियम मिला है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस ने बताया है कि हाफ लाइफ जो है इसकी वो 40 मिनट्स में ये अचीव कर पाएगा, ठीक है। अब नया आइसोटोप जो मिला है वो एक प्रोसेस हो रही थी मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफ़र, उसी के टाइम पर ये हमें आइसोटोप मिला है। नेक्स्ट है सैंड बैटरी। तो फिनलैंड ने अपनी जो दुनिया भर की पहली सैंड बैटरी को इंस्टॉल किया है जो कि हीट को स्टोर करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। महीनों तक ये हीट स्टोर रहेगी। सैंड बैटरी हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है जो कि सैंड या फिर सैंड जैसे मटेरियल का यूज़ करेगी स्टोरेज मीडियम के लिए, ठीक है। और ये एनर्जी को सैंड में हीट के तरीके से यूज़ कर सकती है, स्टोर करेगी, जो कि हाई पावर और हाई कैपेसिटी रिजर्वायर की तरह काम करेगी विंड और सोलर एनर्जी की। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो नए रूल्स जो है वो बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 के रिप्लेस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हो सके वेस्ट बैटरीज़ का। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट भी किया जाएगा। जितनी तरीके की बैटरीज़ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी हो, पोर्टेबल हो, ऑटोमेटिव हो, हर तरीके की बैटरी इसमें कवर होगी, ठीक है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा जो कि एक्सचेंज ऑफ एक्सटेंडिंग प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर है फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बार ऐसा हुआ है साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि लिक्विड्स में फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें कुछ मटेरियल्स की जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बना सकता है अगर उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस डाला जाए तो। और ये जो है पहले ये इफेक्ट सॉलिड्स में ही देखा जाता था, लेकिन अब ये लिक्विड में भी देखने को मिल रहा है। फिर है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। रिसर्चर्स जो है IIT मद्रास में उन्होंने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको ये पता चला है कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड गुड एजेंट है जो कि फ्लश आउट कर सकता है ऑयल को डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वायर से। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्लूइड स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखी जाती है, क्रिटिकल प्रेशर से भी अबव रखी जाती है, जिसमें मिडवे प्रॉपर्टीज रहती हैं, गैस और लिक्विड दोनों के बीच का इसका प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लुईस सुपर एसिड्स जो हैं ये यहाँ जो रिसर्चर्स हैं पैडनवॉर्न यूनिवर्सिटी जर्मनी में उन्होंने यूनिक क्लास ऑफ कैटलिस्ट बनाए जिसको लुईस सुपर एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। लुईस एसिड क्या कोई भी सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन आयन है जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। और ये केमिकल रिएक्शंस को और ज़्यादा स्पीड देने में काम आते हैं, ठीक है। ये एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
बायो कंप्यूटर्स, साइंटिस्ट जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में वो प्लान कर रहे हैं कि एक रिसर्च वो करेंगे ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंसी पे, जिससे कि बायो कंप्यूटर्स बना सकें। ऑर्गेनाइज टिनी सेल्फ ऑर्गेनाइज 3D सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं जो स्टेम सेल से निकाले जाते हैं और ये ब्रेन ऑर्गेनाइड्स का यूज़ करने वाले हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो 10,000 इंडियन जीनोम्स को सिक्वेंस किया जाएगा 2023 के एंड तक। अब जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 7,000 जीनोम्स ऑलरेडी सिक्वेंस कर पाए हैं, 3,000 बचे हैं, वो भी कर लेंगे। फिर ऑर्गन ऑन अ चिप, ठीक है। इसका मतलब है कि माइक्रो इंजीनियर्ड बायोमिमेटिक सिस्टम बनाया जाएगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एक ह्यूमन टिश्यू के। इसमें बायो मटेरियल टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, सेल बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाएगा मिनिएचर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। ये जो चिप्स हैं वो डिज़ाइन की जाएंगी सेल माइक्रो इन्वायरमेंट्स को और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अभी क्या हुआ है, इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाएंगे फ्लीट मोड पर 2023 से। इसके अंडर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो 5 साल के पीरियड के लिए बनाए जाएंगे प्योर कंक्रीट से, ठीक है। फिर अभी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं और हम और बनाने की बात कर रहे हैं। शेपीला जो है ये शंघाई और कैपिला के कॉम्बिनेशन से बना है। ये फाइनल स्टेप है इथेरियम ब्लॉकचेन ट्रांजिशन फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पे, ठीक है। इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी की जाती है। प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ये हमने PT 365 जो साइंस एंड टेक की कर रहे थे उसमें हमने ऑलरेडी इसको कवर किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक क्रिएटर्स जो हैं उनको वैलिडेटर्स बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक क्रिएटर्स को हम माइनर्स बोलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेंट्स जो है उनके पास में कॉइन या टोकन होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क में जो है उनको इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत है और एनर्जी खरीदने की ज़रूरत है, तब वो माइनर बनेंगे। ये एनर्जी इफिशिएंट है, यहाँ पर एनर्जी इफिशिएंसी की बात नहीं होती। सिक्योरिटी यहाँ पर कम्युनिटी कंट्रोल में रहती है, यहाँ पर जो है रोबस्ट सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर वैलिडेटर्स जो है उनको ट्रांजैक्शन फीस मिलती है रिवॉर्ड के जरिए और यहाँ पर जो है ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर कन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू मीटिंग जो है अभी ये हुई है और इन्होंने कुछ प्रायोरिटीज़ को बताया है फ्यूचर एक्शन के लिए। इसको अडॉप्ट किया था 1994 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। एम है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो क्या करें, लैंड बेस्ड सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो बनाएंगे, उसको ऑपरेट करेंगे और हाई लेवल की सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पार्टी जो है रिपोर्ट्स को भी सबमिट करेंगे, जो भी ऑब्लिगेशंस है क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इंडिया ने इसको साइन किया है, हाँ जी हमने साइन किया है और रेटिफाई भी किया है। इसी के साथ में साइंस एंड टेक जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप अब आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ज़रूर टैकल कर पाएंगे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर बन गया है ना तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख के खुद को और अपडेट कर पाएँ।